हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं टारगेट सेमेस्टर से। हम लोग BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे जाएगा। आपको ऐसी अन्य वीडियोस चाहिए तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पर जाके हमारा BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर का सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ाया हम वैसे वहाँ पे पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अन्य जो भी सब्जेक्ट्स आपके BLLB में आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो तो मेन होता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, उसकी वीडियोस आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सारथी बैच है। इसका जो प्राइस है वो है 449 रुपीज़। ठीक है, आपको हमारी मैम पढ़ाएंगी LLB की, ये खुद भी प्रोफेसर है, पढ़ा रही है इस समय। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज में। हम आपको वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट सेशंस देने का काम करेंगे। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, और मॉडल पेपर्स, इसके साथ साथ थियरी। ठीक है, हमारे बैच का क्या नाम है? हमारे बैच का नाम है सारथी बैच। ठीक है, आप हमारा प्राइस देख सकते हैं। हमारा प्राइस है 449 रुपीज़, फर्स्ट सेमेस्टर BA LLB। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। आप हमारा गुरुकुल 10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा 449 रुपीज में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हिस्ट्री। हम आज क्या स्टार्ट करने आ रहे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। ठीक है, टारगेट गुरुकुल BLLB फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं यहाँ पे इतिहास पढ़ाने का काम करता हूँ। ठीक है, आपने मुझे BA की क्लासेस लेते हुए देखा होगा, कई बार लाइव देखा होगा, कई बार आपने मुझे ऐप पे भी बहुत बार देखा होगा। ठीक है, चलिए पहले तो भाई सबको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, कैमरे में आ रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक, चलो हम यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। लघु उत्तरी का मतलब होता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को हम यहाँ क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जैसे 3 फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मुझे आपका वाला नहीं पता है LLB में कैसे होता है, BLLB में कैसा होता है। मुझे बैचलर्स और मास्टर्स का पता है। 3 स्टेज होता है, ग्रुप A B C। पहला जो होता है टिप्पणी होता है, उसको 1 पेज में लिखना होता है। दूसरा जो होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, उसको 2 पेजेस में, कम से कम 2 पेजेस में करना रहता है। ठीक है, तीसरा होता है ग्रुप C का। ग्रुप सी में होते हैं, कम से कम ग्रुप सी में 5 पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लघु उत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि इसको कितने मार्क्स का है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कितने मार्क्स का है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला, इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ बताइए। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ पे BLLB करने आए हैं तो आपको आर्ट स्ट्रीम के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और आर्ट्स की शुरुआत जहां से होती है वो कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? इतिहास का अर्थ बताइए। तो जो हिस्ट्री शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इस ग्रीक वर्ड को कहते हैं हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड को क्या कहते हैं? हिस्टोरिया कहा जाता है। ठीक है, या हिस्टोरिका भी लिखा रहता है कई जगह, अगर हिस्टोरिका भी लिखा हो तो गलत नहीं है। ठीक है, तो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका शब्द से क्या बना है? ग्रीक वर्ड हिस्ट्री शब्द बना है। ठीक है, अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो हिस्ट्री शब्द की मीनिंग जो होती है उसका मतलब होता है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी या किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जहां पे अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के पास एक बोर्ड लिखा रहता है। ठीक है, वो वहां पे क्या होती है? गाड़ियों की इंक्वायरी होती है। तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हिस्ट्री में हम इवेंट्स की इंक्वायरी करते हैं और उनको क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? मीनिंग होता है हिस्ट्री का। ठीक है, किस शब्द से बना है? हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री बनी है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है?
फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है। चलिए, आपको उनकी किताब का नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उनकी किताब का नाम, ठीक है। हिस्ट्री क्या है बेसिकली? हिस्ट्री जो है वो है पास्ट इंसिडेंट्स की स्टडी, स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स, ठीक है। जो बीत चुका इंसिडेंट है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। जैसे तीन होती है, ठीक है, तीन पीरियड होते हैं, पास्ट हो गया, ठीक है, जो बीत गया है, प्रेजेंट और फ्यूचर जो होने वाला है। तो पास्ट की जो इंसिडेंट्स होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री को कई लोग समझते हैं हिस्ट्री डेड सब्जेक्ट है, बट हिस्ट्री इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट, ठीक है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें बताती है गलतियां। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें बताती है गलतियां। वो गलतियों को हमें, क्या गलतियां जो हमने फ्यूचर, मतलब क्या गलतियां जो हमने पास्ट में कर दी, वो गलतियां हम अपने फ्यूचर में ना करें, प्रेजेंट में ना करें, वो गलतियां बताती है कौन सब्जेक्ट? हिस्ट्री बताता है, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री में किसी एक राजा को लेते हैं, शासक को लेते हैं, किंग को, सुल्तान, किसी को भी लेते हैं, बादशाह को लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसकी क्या देखते हैं? उसकी हम गलतियां देखते हैं, उसने क्या क्या चीजें की और उसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो उसकी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका इफेक्ट क्या हुआ समाज के ऊपर, हम ये चीजों को क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो अगर आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने पास्ट को समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? अगर आपको अपने प्रेजेंट को सही करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पास्ट को सही करना पड़ेगा। और पास्ट को जब आप सही करेंगे, कैसे कर सकते हैं पास्ट को सही? जब आप इतिहास या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ही आप अपने पास्ट को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखा गया है इतिहास का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं इसको। अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिया मैंने ऊपर लिखा है, शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना या सत्य की खोज करना, ठीक है। क्या चीज करना? जानना, ज्ञात करना या सत्य की खोज करना, ठीक है। हिंदी में इतिहास तीन शब्दों के मेल से बना है। हिंदी में इतिहास तीन शब्दों के मेल से बना है। इति प्लस आस, इति प्लस आस से बना है जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, ठीक है। इतिहास को जब हम तोड़ेंगे तो इतिहास क्या है? ठीक है, इति प्लस आस। इति प्लस आस का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ, वहां पे ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसा ही हुआ को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ, ठीक। अर्थात इस पृथ्वी पर भूतकाल में जो कुछ भी हुआ, भूतकाल मतलब पास्ट में, जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब इतिहास के क्षेत्र में आता है। इति से आशय है बीता हुआ युग। इति से क्या मतलब है? जो युग बीत चुका है, जो युग बीत चुका है, ठीक है। जो युग हमने नहीं देखा, ऐसा भी युग हो सकता है जो चीज हमने नहीं देखी हो, ठीक है। बीता हुआ युग, ह निश्चयवाचक है और आज का अर्थ है था, ठीक है। ह क्या है? ह जो शब्द है इसमें जो ह लग रहा है, ठीक है, ह का मतलब है, ह एक निश्चयवाचक शब्द है। और आज का अर्थ क्या है? आज का अर्थ है ये जो आज है, ठीक है, इतिहास आज कहते हैं। आज का अर्थ क्या होता है? आज का अर्थ होता है था, ठीक है। इस प्रकार जो निश्चय रूप से बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द का प्राचीनता उल्लेख अर्थवेद में वात्यकांड में प्राय है, ठीक है। तो अर्थवेद में हमें सबसे पुराना एविडेंस मिलता है हिस्ट्री का। चार प्रकार के वेद होते हैं, सभी लोग जानते हैं। पहला ऋग्वेद है, फिर समवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। यहाँ पे किस वेद की बात की गई है? अथर्ववेद की। लिखा गया है कि इतिहास शब्द का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए ईरानी प्रत्यक्ष सूचक शब्द है। हिस्ट्री में जो ईरानियन वर्ड यूज किया जाता है हिस्ट्री के लिए, वो क्या किया जाता है? तवारीख किया जाता है, ठीक है।
क्या किया जाता है, तवारिक शब्द का उपयोग किया जाता है पर्शियन में, ठीक है। तो पर्शियन भाषा में तवारिक लिखते हैं। जैसे जो किताबें होती है, जैसे किताब है पर्शियन में, उस किताब का नाम है तवारिक उल मसीयात। क्या नाम है, तवारिक उल मसीयात, तवारिक उल मसीयात, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये जो है ये फारसी में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में। ईरानी मतलब होती है पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री को हिस्ट्री थोड़ी ना कहा जाता होगा, उनकी भाषा में हिस्ट्री को तो कुछ और कहा जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रीक की भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। वैसे ही पर्शियन भाषा में क्या कहा जाता है, पर्शियन भाषा में कहा जाता है तवारिक। तो एक किताब का नाम मैंने बताया तवारिक उल मसीयात, ठीक है, समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, बहुत टाइम हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से पढ़ भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया व्हिच मींस टू नो, टू मेक, टू नो, टू डिस्कवर द ट्रुथ, ठीक है, टू डिस्कवर द ट्रुथ, ठीक है। डिस्कवर किस चीज को करना, ट्रुथ को डिस्कवर करना। हिस्ट्री इन हिंदी इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, इतिहास व्हिच मींस इट हैपेंड लाइक दिस, दैट इज व्हाटएवर हैपेंड ऑन दिस अर्थ in the past comes in the field of history. It means past era, ha means as, and means was. In this way, what had definitely past is called history. The oldest mention of the word history, the oldest mention of the word history, word history का oldest mention कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, वर्तकांड अर्थवेद में पाया जाता है। ईरानियन सफिक्स में तवारिक के रूप में इतिहास को जाना जाता है। मैंने किताब का नाम भी बताया तवारिक उल मसीयात, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इतिहास क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया तो पहला ही क्वेश्चन हमने बोला कि इतिहास क्या होता है, वहीं से हमने स्टार्ट भी किया, ठीक है। अब दूसरा है वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो वर्ण का क्या मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है कलर। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो ऋग्वेदिक एरा में, ऋग्वेदिक एरा में हमारे पास हमें ये वर्ण मिलता है कि हमारे पास पहली बार ऋग्वेद में हमें, ठीक है, ऋग्वेद की बात करूं तो अल्ली वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, अल्ली की बात कर रहा हूं। तो ऋग्वेदिक में लिटरेचर में हमें पहली बार 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। हमें क्या मिलता है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये 4 वर्ण क्या क्या है, ये 4 वर्ण है, पहला है ब्राह्मण, दूसरे हो गए क्षत्रिय, ठीक है, तीसरे हो गए आपके वैश्य, और चौथे हो गए हमारे शूद्र, ठीक है। ये हमारे पास 4 प्रकार के हमारे वर्ण हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या कर रहा है, ब्राह्मण प्रीस्ट का भी काम कर रहा है, प्रीस्ट और टीचर का काम कर रहा है, ठीक है। ब्राह्मण के 6 कार्य सभी को पता है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा आपने। ब्राह्मण के 6 काम, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी अगर कोई ऐसा ब्राह्मण होगा तो भी समझ जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण के 6 काम क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ठीक है। चलिए, क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय जो करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो वॉरियर क्लास के रूप में क्षत्रिय को जाना जाता है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करते हैं, क्षत्रिय करते हैं। वैश्य क्या करते हैं, वैश्य बिजनेस करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, बनिया कहा जाता है। बनिया सभी लोग तो नाम जान रहे ना, बनिया। और बिजनेस के अलावा ट्रेडिंग का भी ये काम करते हैं, ठीक है। और शूद्र क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं आर्टिशियन का जॉब। आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैनशिप की जो जॉब करते हैं उनको क्या कहा जाता है, शुद्ध कहा जाता है। तो हम देखेंगे देखो अल्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, अल्ली वैदिक पीरियड में ये जो 4 वर्ण थे, ठीक है,
कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन को ले सकता था। ये क्या है, ये जो चीज मैं लिखी है वो क्या है, वो ऑक्यूपेशन है। ये कास्ट नहीं है, कास्ट मत समझना कोई भी, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ड है और ये क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन है। तो कोई भी ऑक्यूपेशन को ले सकता था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। आप अगर क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए लेकिन आप पढ़ना बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो तो आप टीचर बन सकते हो और आप ब्राह्मण में क्या हो सकते हो, जा सकते हो, ब्राह्मण वर्ण में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बढ़ा, कई 100 कई हजार साल आगे बढ़े, समय आगे बढ़ा, तो हमें देखने को मिलता है लेटर और पोस्ट वैदिक एरा में ये जो ऑक्यूपेशन थे ना, ये जितने ऑक्यूपेशन थे, ठीक है, वो क्या हो गए, ये जितने ऑक्यूपेशन थे ये हेरिडिटरी हो गए। ये वो क्या हो गए, वो हेरिडिटरी हो गए। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, अब आप जिस भी वर्ण में पैदा हुए हो आपको वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अर्ली वैदिक काल में हेरिडिटरी नहीं था, नॉन हेरिडिटरी था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हम लेटर या पोस्ट वैदिक एज में गए तो जो ऑक्यूपेशन हो गया वो क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। ऑक्यूपेशन क्या हो गया, पूरी तरीके से हेरिडिटरी हो गया। अब आप जिस भी वर्ण में पैदा हुए हो आपको वही काम करना। अगर आप शूद्र में पैदा हुए हो तो आपको शूद्र के काम करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र आर्टिसन और क्राफ्टमैनशिप का पहले काम करते थे, लेकिन बाद में जाकर के पोस्ट वैदिक एज तक जा करके उनको सारे के सारे इंफीरियर जॉब दे दिए गए, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले तो ये जो 4 वर्ण है वो एक दूसरे के बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अर्ली वैदिक काल में क्या है, ये चारों वर्ण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, इसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि समाज में एक तरीके से चेंज आएगा और अब कुछ हाई क्लास के जो लोग हैं वो समाज की जो भी चीजें हैं उनको अपनी तरह से मैनिपुलेट करेंगे, अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, लॉस रेगुलेशन बनाएंगे। और जो शूद्रों की कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डेटोरेटेट होती जाएगी। डेटोरेटेट मतलब बुरी होती जाएगी, उनकी स्थिति खराब होती जाएगी, ठीक है। और उनको इंफीरियर काम दे दिए जाएंगे। पहले क्या कर रहे हैं, आर्टिसन और क्राफ्टमैनशिप का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए आप, चलो पढ़ लेते। यह सामूहिक पद्धति से व्यक्ति की उन्नति की योजना है जिसके द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, ठीक है। निष्ठापूर्वक क्या करता है, पालन करता है इंसान। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया है, ठीक है। सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया है। और ये क्या किया है, उचित बंटवारा किया है। किसी को कोई ऑक्यूपेशन दे दिया, किसी को कोई ऑक्यूपेशन दे दिया, किसी को कोई ऑक्यूपेशन दे दिया, ठीक है। वैश्यों को बिजनेस दे दिया, ब्राह्मणों को टीचिंग और प्रीच का काम दे दिया गया। पहले इस तरह से हुआ था, ठीक है, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों और वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का पूर्ण विकास कर सके, ठीक है। यह व्यवस्था सामाजिक सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि समाज के विकास के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। जब तक समाज का विकास नहीं होगा तो इंसान का भी विकास नहीं होगा, ठीक है। उसके द्वारा समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है। और वर्ग संघर्ष क्या होता है, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल तथा अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। वन व्यवस्था एक क्रियाशाली और संरचनात्मक समाज की व्यवस्था करता है। क्लास स्ट्रगल क्या होता है, क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स बताते हैं क्लास स्ट्रगल के बारे में, आप पता होगा। एक हाई क्लास है, एक लो क्लास है। हाई क्लास के पास बहुत सारे राइट्स हैं, स्पेशल प्रिविलेज दिए हुए हैं, लेकिन लो जो क्लास है उसके पास कोई भी राइट्स और कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए हैं। तो हाई क्लास के लोग के पास बहुत पैसा है, जमीन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन लो क्लास के लोग के पास कोई ना जमीन है, ना पैसा है, ना कोई सुविधाएं हैं। तो ये लो क्लास और हाई क्लास में जो डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है, क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। क्लास से मतलब होता है इकोनॉमिक स्टेटस,
ठीक है। अब पैसे से किस प्रकार से है, पैसा कितना आपके पास है, वो डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। कास्ट क्या होता है, कास्ट मतलब होती है जाति, जाति डिसाइड होती है बर्थ से, और क्लास डिसाइड होता है इकोनॉमिक स्टेटस से। ठीक है, दोनों का होना समाज में जरूरी है। ठीक है, चलिए ये कहा जा सकता है कि जिसमें धर्म का आधार बनाया गया वन व्यवस्था भारतीय संस्कृति की उदारता विशालता की प्रतीक है, क्योंकि जहां संसार के अन्य देशों की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को या तो अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है, समाज में अलग अलग समाजों में, इंडिया को छोड़ दे तो अलग अलग समाजों के जो सोशल स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि इंसान को बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो कहाँ पे उसकी स्वतंत्रता को अत्याधिक जकड़ दिया गया, कई देशों में उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको क्या कर दिया गया, बांध दिया गया, लिमिट कर दिया गया। वहां प्राचीन भारतीय शासकों ने व्यक्ति और समाज दोनों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, वहां प्राचीन भारतीय शासकों ने क्या लिखा गया है, There the ancient Indian writers have discussed the relationship between the individual and society, provided equal rights to both। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को क्या दिया गया है, इक्वल राइट्स दिया गया है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल मतलब कौन, हम, सोसाइटी मतलब क्या, समाज, हम सोसाइटी से बने, वो कहावत नहीं कही जाती है कि हम समाज से बने या समाज हमसे बना। ठीक है, चलो वन व्यवस्था समझ गए ना क्या होती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते, सती प्रथा। सती, सती प्रथा भारत में, सती का मतलब होता है प्योर, सती का मतलब क्या होता है, प्योर, इसको प्योर वुमेन कहा जा सकता है, पवित्र महिला कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, पवित्र महिला। अब सती शब्द का मतलब ये होता है कि अगर किसी के हस्बैंड की मृत्यु होती है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, दो लोग मैरिज में है और इसी हस्बैंड की मृत्यु हो गई, किसी के पति की मृत्यु हो गई, तो उसकी जो पत्नी है वो भी उसके साथ क्या हो जाएगी, अग्नि कुंड मर के बैठ करके वो भी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। उसी को क्या कहा जाता है, सती कहा जाता है। ठीक है, जो पहला सती एविडेंस हमें मिलता है वो मिलता है हमें 510 एडी में। ठीक है, 510 एडी में भानुगुप्त का मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त एक लिटर गुप्त एरा का शासक था। इसके में हमें मिलता है ईरान इंस्क्रिप्शन, इसको एरान इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरान इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो एरान इंस्क्रिप्शन में हमें पहली बार उल्लेख मिलता है सती का। हमें किसका उल्लेख मिलता है, सती का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, एरान इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, सती क्या होता है पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, 1987 में आखिरी महिला भारत में सती हुई थी, लास्ट सती वुमेन हुई थी। ठीक है, किस ईयर में, 1987। बहुत लोग को पता भी होगा, क्या नाम था उनका, कुंवर करके कुछ नाम था उनका। ठीक है, रूप कुंवर नाम था उनका। ठीक है, रूप कुंवर, रूप कुंवर आखिरी महिला थी। ठीक है, बहुत डिबेट मच गया था, इनको आखिरी महिला माना जाता है जो कि सती हुई थी। ठीक है, 1829 में इसके ऊपर लॉ बनाया गया और सती को अबॉलिश कर दिया गया पूरी तरीके से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती को क्या किया, अबॉलिशमेंट कर दिया 1829 में। लेकिन 1829 के बाद भी सती रुका नहीं समाज में। सती लास्ट वुमेन सती कब हुई, 1987 में लास्ट सती हुई। इसका नाम था रूप कुंवर। बहुत कम उम्र में इसके पति की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक पूरी कहानी आप देखिएगा जा करके, आप इसका नाम डालेंगे आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। फैक्चुअल डाटा में ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं। चलो, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने पति के चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लेती है। अर्थात इस प्रथा में किसी विवाहित महिला को उसके पति की मृत्यु हो जाने उसके जीवित जला दिया जाता है। कई बार तो उसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो जो विधवा जो है बेसिकली, ठीक है, विधवाएं जो क्या होती हैं, विधवा जो वुमेन हो गई वो सती हो जाती है।
तो जो महिला जो सती हो गई, ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार उनकी रजामंदी होती है, कई बार वो खुद चाहती हैं कि हम अपने पति के साथ भी सती हो जाएं, तो कई बार उनको क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है सती होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। क्या मतलब होता है? पवित्र महिला, प्योर वुमेन, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख गुप्त शासक भानुगुप्त के अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है। जैसा कि मैंने बताया 510 एडी भानुगुप्त एरन इंस्क्रिप्शन। देखो, इसका एक मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था गोपराज। क्या नाम था? गोपराज नाम था। वो हूणों से लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। हूणों का अटैक हुआ था, हूण HUNS, हूणों का अटैक हुआ था। तो हूणों के आक्रमण में इसका मिलिट्री कमांडर गया, उसका नाम गोपराज था। गोपराज की बैटलफील्ड में मृत्यु हो जाती है। उसकी जो पत्नी मानी जाती है, उसको पहला सती माना जाता है हिस्ट्री में। फर्स्ट सती कौन थी? गोपराज की जो वाइफ थी, उसको फर्स्ट सती माना जाता है हिस्ट्री में। ये डिस्क्रिप्शन में मिलता है एरान इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। एरान इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो, सती प्रथा का उल्लेख गुप्त शासक भानुगुप्त के अभिलेख एरान अभिलेख से मिलता है। महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने आवाज उठाई थी, ठीक है, और उन्होंने इसको बैन कर दिया। 4 दिसंबर 1829 को एबॉलिशमेंट ऑफ सती लाया गया। एबॉलिशमेंट ऑफ सती को क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, ठीक है। इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? अगर आपको गवर्नर जनरल लिखना हो, गवर्नर जनरल इंडिया के इस समय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती को पूरी तरीके से बैन कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। उस समय किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियम 17 के अंतर्गत राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1839 को इसको कहते हैं 17th रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 17th रेगुलेशन कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है 17 अंतर्गत, ठीक है। कहा जाता है इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था जगमोहन रॉय। उनकी मृत्यु हो गई थी 1811-12 में। उनकी पत्नी, मतलब इनकी जो भाभी थी, उनको भी सती किया गया और उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत रोकने की कोशिश की कि वो सती ना हो, लेकिन फिर भी उनको सती कर दिया गया। इस चीज का उनके दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और भी कई सारी कारण है सती प्रथा को खत्म करने में। उस समय एंग्लिश मूवमेंट चल रहा था, एंग्लिश मूवमेंट, इसका भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है। एंग्लिश मूवमेंट एक प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हुआ करती थी, तो क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, ठीक है, इन द बैन ऑफ सती, ठीक है। एंग्लिश मूवमेंट क्या होता है, पूरी कहानी किसी और वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक। चलो, टाइप्स ऑफ हिंदू मैच। हिंदू मैच कितने टाइप के होते हैं? तो हिंदू मैच 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। 8 टाइप के होते हैं हिंदू मैचेस, जिसमें 4 जो होते हैं वैधानिक होते हैं और 4 जो होते हैं अनवैधानिक होते हैं। क्या क्या होता है? ब्रह्म विवाह होता है, आश विवाह होता है, दैव विवाह होता है, प्रजापति विवाह होता है। अन्य 4 प्रकारों को धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता है, ठीक है। अन्य 4 कौन होंगे? जैसे असुर विवाह होगा, पिशाच विवाह हो जाएगा, राक्षस विवाह हो जाएगा। इनको सही नहीं माना जाता है धार्मिक दृष्टि से, ठीक है। क्या होता है अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए। सबसे पहले होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम प्रकार का माना जाता है तथा सभी सभ्य समाजों में इसका प्रचलन है। दैव विवाह का प्रचलन अब हमारे समाज में नहीं है, ठीक है। तो पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह। प्रजापति विवाह ब्रह्म विवाह से अधिक भिन्न नहीं है। गांधार विवाह का दूसरा नाम प्रेम विवाह है। गांधार विवाह को क्या कहा जाता है? प्रेम विवाह कहा जाता है, जो आज भी होता है, ठीक है। हर कोई यही करना चाहता है, प्रेम विवाह करना चाहता है। प्रेम विवाह में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?
कल्चरली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस, फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, लेकिन लीगल एक्सेप्टेंस हमें मिलती है। लोग देखो, करना वो चीज चाहिए जिसमें कल्चर और लीगल दोनों एक्सेप्टेंस मिले, वैसे वो आपके हाथ में है, जो भी आप करो, ठीक है। इसमें वर वधु दोनों ही सहमति होती है। गांधार विवाह, लव मैरिज में दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, सहमत होते हैं। आजकल इस विवाह का प्रचलन अधिक हो गया है। असुर विवाह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। देखो, 3 निम्न श्रेणी, वैसे 4 होते हैं लेकिन 3 लिखा गया है, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। तो सबसे बुरा विवाह माना जाता है असुर विवाह को। ये निम्न श्रेणी का माना जाता है। इसमें कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, वन्य जातियों में अधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये ट्राइबल सोसाइटी में पाया जाता है। राक्षस विवाह, दूसरा क्या है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में स्त्री का हरण करके विवाह किया जाता है, किडनैप करके विवाह किया जाता है, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। इसे क्षण विवाह भी कहते हैं। पिशाच विवाह में जब कोई पुरुष निर्दिष्ट मदिरापान की हुई राह में जाती हुई या मास्टिक से दुर्बल कन्या के साथ बलपूर्वक या धोखे से यौन संबंध स्थापित कर लेता है, एक तरह से उसका रेप कर देता है, तो ऐसे विवाह को संज्ञा दी जाती है पिशाच विवाह, ठीक है। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? पिशाच विवाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये दैव हो गया, अर्श हो गया, और ये प्रजापत हो गया, ये असुर हो गया, ठीक है, ये राक्षस हो गया, और ये हो गया पिशाच। कुछ मत करना, एक साइड सब मैरिजेस का नाम लिख लेना और 1-2 लाइन में उसके बारे में क्या लिख लेना, डेफिनेशन, ठीक है। इससे आपको नंबर बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इधर मैरिज का नाम लिख लेना, इधर इसके में क्या होता है वो लिख देना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस्लाम में राज की प्रकृति पर टिप्पणी की। लेट अस शॉर्ट नोट ऑन द स्टेट ऑफ इस्लाम, ठीक है। स्टेट ऑफ इस्लाम पे हमें टिप्पणी करनी है। इस्लाम धर्म बाद में 712 एडी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ, जो कि अरेबिक इंसान था। बाद में महमूद ऑफ गजनी अटैक करता है 11वीं सेंचुरी में। बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का एक गुलाम, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या करता है, स्थापना करता है, और उसको कहा जाता है गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। बाद में ये कौन होते हैं? ये लोग जो होते हैं वो तुर्की कहलाते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? तुर्की। बाद में हम देखते हैं 1526 में बाबर आता है, जो कि समरकंद फरगाना का रहा करता है। वो आता है तो वो स्टैब्लिश करता है दिल्ली सल्तनत को हटा करके, मुगल एम्पायर भारत में स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। 1526 से लेकर वो 1707 तक रूल होता है अली मुगल एम्पायर का, औरंगजेब के डेथ तक। फिर बाद में 1857 तक होता है, बहादुर शाह जफर 2 तक भी रहता है, ठीक है। चल, इस्लामी शासन का काल भारत में 13 से 16वीं शताब्दी तक चला। इस दौरान राज की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस्लाम में राज की प्रकृति जटिल और सदैव परिवर्तनशील रही है। जटिल रहा है और परिवर्तनशील रहा है, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है। प्रारंभ में ये एक सैन्य राज्य था। प्रारंभ में क्या था? जो दिल्ली सल्तनत था वो क्या था? मिलिट्री स्टेट था। वो क्या था? मिलिट्री स्टेट, ठीक है। चलो, लेकिन एक जटिल नौकरशाही और कानूनी प्रणाली के साथ एक स्थिर प्रशासन के रूप में विकसित हुआ। सुल्तान निरंकुश शासक थे जो गैर मुसलमानों पर कर लगाते थे। सुल्तान क्या करते थे? गैर मुसलमानों पे कर लगाते थे। उसको क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जजिया कहते थे, जजिया, ठीक है। और सैन्य सेवा के बदले में अपने अमीरों को जमीन देते थे। राज समृद्ध और विविधतापूर्ण, जहां कई अलग धर्मों के लोग सापेक्षिक सद्भाव में एक साथ रहते थे। मुगल साम्राज्य एक अत्याधिक कड़ुदीर्घित नौकरशाही और सत्तावादी राज था। राज में एक सम्राट का शासन था जिसके पास पूर्ण शक्ति थी। राज अत्याधिक संचलित था और प्रांतों और जिलों में विभाजित था। राज्य जो था दिल्ली सल्तनत का, वो 4 भागों में विभाजित था, ठीक है। मुगल काल में ये विभाजन चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। 4 चीजें क्या क्या थी? सबसे ऊपर इक्ता, फिर सिख, परगना, फिर मुआवजा होता है, लेकिन मुआवजा नहीं लिखेंगे, फिर गांव लिख देंगे,
इक्ता शिख परगना गांव। इक्ता को क्या कहा जाता है? आज का स्टेट मान सकते हैं। शिख को क्या मान सकते हैं? शिख को डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। परगना को तहसील या ब्लॉक मान सकते हैं और गांव को ग्राम मान सकते हैं। ठीक है, तो इक्ता शिख परगना गांव में विभाजित था। ठीक है, राज अत्याधिक धार्मिक और दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। राज की धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक संरक्षण की नीति थी। ठीक है, जो राज्य था दिल्ली सल्तनत का वो क्या था? इस्लामिक तौर पे रिलीजियस टॉलरेंट था। देखो यहाँ पे जो लोग होते थे उनको सुल्तान कहते थे। यहाँ पे जो किंग होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। इनकी पदवी क्या थी? सुल्तान थी। अब सुल्तान की तीन हाथ होते थे, तीन सबसे बड़े फंक्शंस होते थे जो इसकी मदद करते थे। सबसे पहले होते थे, इनको आमीर कहा जाता है, उनकी भाषा में उमरा कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे जो होते हैं उनको कहते हैं खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा। इंग्लिश वालों के लिए कैलिफेट। ठीक है, अगर किसी सुल्तान को राज करना है तो उसको आमिर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आमिर उसको क्या देगा? परमिशन देगा। आमिर मतलब नॉबल, इसको उमरा कहते हैं। सुल्तान परमिशन लेगा उलेमा से, और उलेमा परमिशन देगा सुल्तान को। सुल्तान परमिशन लेगा खलीफा से, और खलीफा परमिशन देगा सुल्तान को। ठीक है, इस तरीके से बना करके आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। समझ गए? तीन पार्ट, आमिर, नॉबल, उलेमा, खलीफा। ठीक है, ये तीन मेन बॉडी होते हैं इस्लामिक स्टेट के। ठीक है, चलो पर्दा प्रथा। मध्यकालीन भारत में पर्दा प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। पर्दा प्रथा क्या होती है? पर्दा प्रथा एक महत्वपूर्ण प्रथा थी, इसने मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। ये जो भी कॉन्सेप्ट है पर्दा प्रथा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट कहाँ था? वो हाई कास्ट वुमेन में था। ठीक है, हाई कास्ट वुमेन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है पर्दा प्रथा। ठीक है, किनमें? मुस्लिम्स में थी। पहले तो मुस्लिम्स में थी, मुस्लिम से ट्रांसफर होकर वो हिंदूज में भी आ गई, और हिंदूज में भी जो हाई कास्ट की जो वुमेन हुआ करती थी, बड़ी जाति की, वो इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज करती थी। पर्दा मतलब हमेशा पर्दा लगाई रहती थी और इसको ऐसा स्टेटस सिंबल यूज करती थी। चलिए, पर्दा प्रथा एक महत्वपूर्ण प्रथा थी, इसमें मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। इसमें महिलाओं को अलग रखना, पर्दा करना अनिवार्य था। ठीक है, महिलाओं को अलग रखा जाता था, उनको पर्दा करना अनिवार्य था, करना जरूरी था। पर्दा प्रथा मुस्लिम आबादी से जुड़ी थी, फिर भी कुछ हिंदू समूहों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता था। खासकर उत्तर भारत में यह व्यवस्था महिलाओं की शील और सम्मान की रक्षा के लिए शुरू की गई थी। तो हिंदू महिलाएं नॉर्थ इंडिया की ज्यादा फॉलो करती थी पर्दे प्रथा को। ठीक है, बेसिकली इस प्रथा का जो प्रचलन था वो राजपूतों में ज्यादा था। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत के साथ लाया गया, मुगल साम्राज्य के साथ इसका विस्तार किया गया। पुरुषों का मानना था कि महिलाओं को उन पुरुषों की नजरों से दूर रखा जाना चाहिए जो उनकी करीबी परिवार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, जो उनके परिवार के सदस्य नहीं थे उनको क्या करना चाहिए? छुपा कर रखना चाहिए। तो आप अगर मुस्लिम्स के आपने घर भी देखे होंगे तो उनके घर बड़े बड़े होते हैं, जो छत होती है वो बड़े बड़े छत होते हैं। इससे होता है कि कोई बाहर का आदमी उनकी महिलाओं को ना देख सके। ठीक है, पर्दा प्रथा लागू करने के लिए घूंघट, पर्दे और जनाना आवाज जैसे कई तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्दा प्रथा का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना है। महिलाओं की क्या करना है? सुरक्षा करना है। ठीक है, चलो, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा, इसके उनके अवसरों और स्वतंत्रता पर सीमित कर दिया गया। वो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस होती है, वो अवसरों, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता अधिकार, मतलब उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो मुहिम है वो खत्म कर दी गई। ठीक है, तो हाई कास्ट वुमेन में ज्यादा था, हिंदूज में था, नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स में भी तो था ही था ये। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि लो कास्ट की वुमेन में हमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, लो कास्ट की वुमेन जो जैसे वैश्य होती हैं, अब जो वैश्य होते हैं वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ठीक है, तो वैश्य की महिलाएं एग्रीकल्चर का काम करती हैं। अब एग्रीकल्चर का काम करना तो बुर्खा या पर्दा ओढ़ कर तो किया नहीं जा सकता, तो जब फील्ड में वो जाती है और अपने हस्बैंड की, पति की जब मदद करती है तो पर्दा नहीं पहनती है। ठीक है,
तो उनको कहा गया है कि जो लो कास्ट की वुमेन है जैसे वैश्य और शूद्र है उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है, लेकिन जो हाई कास्ट की हिंदू वुमेन है उनमें क्या है, उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप भी एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ठीक है, कि एग्रीकल्चर में लो कास्ट वुमेन जो होती थी, वैश्य वुमेन, वो हेल्प करती थी अपने हस्बैंड की खेतों में। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी वही चीज लिखी है, पढ़ लेना आप। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, पहली बार इसको पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया इसको? इलाहाबाद में पढ़ा गया। इलाहाबाद को आज का प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को ले लिया गया पूरी तरीके से, और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को लेने के बाद पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। यहाँ पे कौन सी घटना हुई थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के सारा का सारा शासन भारत का किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पहली बार पद आया, इसको कहा जाता है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का। वॉइसरॉय का मतलब क्या होता है? वॉइस रॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और इसके साथ एक और पद आया जिसको कहते हैं एसओएस। एसओएस मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी भारत में आए। ठीक है, पहले वाला जो सिस्टम था सब खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म कर दिया गया। काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे, उनकी जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मेंबर पूरी तरह से भंग कर दी गई। कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया जो पहले वाला सिस्टम था। ठीक है, अब चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का देश पर नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1858 पारित किया गया, जिसने भारतीय प्रशासन में उल्लेखनीय परिवर्तन किए। जल्द ही महारानी विक्टोरिया, वहां की क्वीन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी, इसी के नाम पे पड़ा है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, को भारत की महारानी घोषित करने का निर्णय लिया गया, और तब से भारत के सभी प्रमुख राजकुमार और लोग उनके अधीन काम करने लगे। रानी की घोषणा के साथ भारत के मूल निवासियों को अन्य नागरिकों के समान दर्जा देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा घोषणा पत्र में देश में व्यापक नस्लीय भेदभाव जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों को वस्तुगत बनाया गया, और अविकसित की इन सभी बुराइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन समानता बनाएगा और कानून की नजर में सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। हमें देखने को मिलता है कि समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, ठीक है सॉरी, मतलब जिन चीजों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत के अंदर विफल हुई थी, वो सारे जो राइट्स थी वो वापस दे दिए गए भारतीयों को। ठीक है, वह यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया। भारतीयों के लिए ब्रिटिश अधिकारों के विस्तार के साथ इस अधिनियम को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, और यहाँ तक कि गांधी जी द्वारा इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी माना गया। क्या माना गया? गांधी जी द्वारा इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का पेपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 क्या कहता है, इसके ऊपर टिप्पणी तैयार कर लेना। हर बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी हम लोग में मास्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का पेपर होता है, उसमें भी टिप्पणी आती है हमेशा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। चलिए हम बात करने वाले असुर विवाह के बारे में। असुर विवाह क्या होता है? सबसे बेकार मैथ में आता है 3: असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ठीक है, असुर विवाह पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। असुर विवाह हिंदू विवाह के सभी प्रकारों में अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। इस प्रकार के इस विवाह में वर कन्या के पिता को धन देकर उससे विवाह करता है। वर क्या करता है? कन्या के पिता को क्या करता है? धन देता है। कन्या के पिता को वर क्या करता है? धन देता है। ठीक है, कन्या जितना ही सुंदर एक सरगुणित होती है, धन उतना ही अधिक होता है। जितना कन्या सुंदर होगी धन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वैदिक काल या प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह को प्राथमिकता या प्रधानता दी जाती थी। वैदिक काल में इस प्रकार के विवाह को क्या दिया जाता था? प्रोमिनेंट माना जाता था, मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, धन देकर पत्नियां खरीदी जाती, धन देकर क्या होता था, पत्नियों को खरीदा जाता था। आज भी ये प्रथा चलती है, ठीक है। बंगाल उड़ीसा में आज भी ये प्रथा है, धन दे करके महिलाओं को खरीदा जाता है, उनसे शादी की जाती है, ठीक है। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वो रेट होता है सबका, जैसी महिला है उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे उसके पिता को, और उस हिसाब से उसको ले लिया जाएगा। चलिए, परंतु स्मृतिकारों, बौद्धयान धर्मशास्त्रकारों का मत है कि धन से खरीदी पत्नी पत्नी नहीं हो सकती है। जो धन से खरीदी गई हो पत्नी हो ही नहीं सकती है। इस पत्नी से उत्पन्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इस पत्नी से उत्पन्न पुत्र को पिंडदान देने का भी अधिकार नहीं है। पिंडदान सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एक हिंदू रिचुअल होता है, पिंडदान कहा जाता है, मरने के बाद होता है, ठीक है। चलिए, इज्म क्या होता है, देखो इस्लामिक लॉ, शरीयत हमसे कहता है कि सबसे पहले ऊपर कौन होता है, कुरान होता है। कुरान के नीचे होता है, उसको कहते हैं हदीस। हदीस के बाद होता है, उसको कहते हैं इज्म। क्या कहा जाता है, इज्म कहा जाता है, ठीक है। इज्म के बाद होता है कयास, हो सकता है, कयास कहते हैं उसको। और एक और होता है, उसको कहते हैं फिक। क्या कहते हैं, फिक। और भी अगर आप लिखना चाहें तो जवाबित भी होता है। ये सब लॉस होते हैं मुस्लिम्स के, ठीक है। सबसे पहला कौन है, कुरान है। कुरान, ठीक है, ये क्या है, दैवीय किताब है, जिसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन, पूरा का पूरा जो उनका धर्म है, ठीक है, उनका जो धर्म है, धर्म की देखो दो चीजें होती है, धर्म अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। उनका पूरा धर्म, जुडिशियल सिस्टम किसके बेस होता है, कुरान पे बेस होता है। तो पूरा पूरा रिलीजन और जुडिशियल किस पे बेस है, कुरान पे बेस है, ठीक है। कुरान शरीफ कहा जाता है। जिन्होंने इसको लाया था उनके नाम पे है, अबू हनीफा कहा जाता है। हनीफा स्कूल को मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है कुरान के में, ठीक है। चलिए, हदीस दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नाम पे होता है इज्म। तो इज्म पे टिप्पणी लिखने के लिए आई है ये। आप लॉ के बच्चे हैं तो आपको इन सब के ऊपर नोट्स बना लेना चाहिए। इन छह में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 5 भी बना सकते हो, जवाब छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कहीं किसी विषय पर कुरान के प्रावधान मुख्य होते हैं और सुन्न में अहदीस भी, सुन्न में क्या, अहदीस, हदीस भी उन विषयों पर कुछ नहीं मिलता, वहां इज्मा का विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप ये समझो, जहां पे कुरान नहीं चलता है और जहां पे हदीस नहीं चला जाता है, वहां पे इज्म की क्या लिया जाता है, मत लिया जाता है, ठीक है। इज्म मुस्लिम विधि का एक तीसरा स्रोत है। वास्तव में इज्म का अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक मत होना। किसी विषय के ऊपर, किसी चीज के ऊपर जो विधि शास्त्र है उनका क्या होना, एक मत होना। उनका जो मत हो क्या हो, एक हो जाए, ठीक है। यदि किसी कानूनी संबंधी ऐसे प्रश्न पर जिसका प्रावधान ना तो कुरान में हो और ना ही हदीस में, तरह सुन्ना में, तो ऐसी परिस्थिति में इज्मा के आधार पर कथित विधिक समस्या का हल ढूंढा जाता है, ठीक है। लॉ से रिलेटेड चीज है, अगर कुरान में और हदीस में नहीं लिखी गई है तो इज्मा में उसको करेंगे, ठीक है। इज्मा 3 प्रकार के होते हैं। पहला इज्मा होता है साथियों का इज्मा। पैगंबर के साथियों भी प्रचलित दृष्टिकोण को अत्यधिक अधिक प्राप्त था और इसे पलटा या बदला नहीं जा सकता। इसको पलटा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। विधिवेता का इज्मा दूसरे नंबर पे होता है। विधि वेता का इज्मा, विधि वेता साथी के अलावा, जो पैगंबर मोहम्मद के साथी थे उनके अलावा जो लोग थे के सर्व संबंध निर्णय को विधिवेता का इज्मा कहा जाता है। समाज जनता का इज्मा बहुमत की राय जिसे कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह समाज का इज्मा होता है। लेकिन इस तरह के इज्मा का कोई महत्व काम नहीं होता, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा जो इज्मा है उसको कहते हैं समाज या जनता का इज्मा। तो इज्मा भी 3 पार्ट में है, साथियों का इज्मा है, विधिवेता का इज्मा है और जनता या समाज का इज्मा है। क्या होता है तीनों को, इसके अंदर सब हेडिंग्स बना करके आप लिख देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इज्मा, तो टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इज्मास है, तो आप लिख सकते देंगे, ठीक है। इज्मा क्या होता है मैंने बता दिया, वो नाम लिख लेना, कुरान, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, फिक और जवाबित कानून, ठीक है। चलो,
अब हम लास्ट पे आते हैं, इसको कहते हैं आश्रम व्यवस्था। क्या कहा जाता है? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें जबलो उपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? जबलो उपनिषद से मिलता है। और आश्रम व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है लेटर वैदिक पीरियड में पहली बार। चार प्रकार के आश्रम होते हैं, सभी को पता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो चार प्रकार के आश्रम होते हैं। ठीक है, देखो यहां लिख दे रहा हूं। देखिए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचार्य मतलब पहला का जो 25 वर्ष है वो है। ठीक है, फिर यहाँ 25 वर्ष, फिर वहां 25 वर्ष और फिर यहाँ 25 वर्ष। पहले के समय माना जाता था कि इंसान की जो मृत्यु है, मिनिमम एज पहले क्या थी? 100 साल थी। अभी तो मिनिमम एज 45-50 है। 45-50 तक भी लोग जीते हैं तो बहुत है, वहीं में टपक जाते हैं। ठीक है, पहले क्या था? समाज में मिनिमम एज जीने की 100 साल थी। तो 25-25 साल को डिवाइड किया गया है चार फॉर्म में। पहला है ब्रह्मचार्य, इसमें आप स्कूल जाते हो और शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करते हो, गुरुकुल व्यवस्था को। दूसरे को कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ में आप शादी करते हो और संतान को उत्पन्न करते हो। ठीक है, फिर होता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब इसको वन प्रस्थान भी लिखा रहता है। वनों में चले जाते हो, मतलब अपना घर छोड़कर, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अब आप वन में चले जाते हो और वन में अपनी पत्नी के साथ आप रहते हो। और चौथे में क्या होता है? चौथे में सन्यास। सन्यास का मतलब होता है आप इनलाइटमेंट की प्राप्ति करना चाहते हो, सैल्वेशन या फिर इनलाइटमेंट की आप प्राप्ति करना चाहते हो, उसको क्या कहते हैं? हम सन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे अच्छा बेस्ट आश्रम किसको माना जाता है? इसमें बेस्ट आश्रम माना जाता है गृहस्थ को। सबसे अच्छा जो शादीशुदा वाला जो काल होता है आश्रम व्यवस्था में, सबसे अच्छा गृहस्थ को माना जाता है। उससे अच्छा किसी को माना ही नहीं जाता। अब क्यों माना जाता है मुझे नहीं पता, किताबों में लिखा जाता है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, शायद गलत बताया जाता है, जो कर लिए उनसे पूछनी चाहिए। चलिए, आश्रम व्यवस्था मनुष्य जीवन को चार भागों में इस प्रकार विभाजित करती है। पहला, वह ज्ञान की प्राप्ति करे, फिर संसार की वास्तविकताओं को भोग, तदनंतर सांसारिक झंझटों को अपने को दूर रखकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे तथा अंत में उसकी परम सत्य की खोज में अपना उत्संग पर उसी से एकाकर होने के लिए प्रयत्नशील हो। जो चीज मैंने बताई वही लिखा गया है। आश्रम शब्द संस्कृत के बाद श्रम से निकला है। श्रम, श्रम मतलब होता है शायद लेबर होता है क्या? ठीक है, श्रम, श्रम यहां भी लिखा है। ठीक है, चलो, श्रम जिसका अर्थ है धार्मिक परिश्रम। धार्मिक परिश्रम, इसका अर्थ क्या है? धार्मिक परिश्रम, रिलीजियस लेबर। इसका अर्थ क्या है? रिलीजियस, धार्मिक परिश्रम, रिलीजियस लेबर। ठीक है, प्रत्येक आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कुछ अवधि के लिए रुककर व्यक्ति आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। मनुष्य के जीवन में प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचार्य आश्रम है, द्वितीय 25 वर्ष क्या है? गृहस्थ आश्रम है, 50 साल का हो जाता है, और 25 वर्ष मतलब 75 वर्ष तक कहते हैं उसको वानप्रस्थ आश्रम, तथा अंतिम का जो 25 वर्ष होता है उसको कहते हैं सन्यास आश्रम कहलाते हैं। ठीक है, मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करता है जहां आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? मोक्ष है, सैल्वेशन या फिर एनलाइटमेंट की प्राप्ति है। ठीक है, यही बहुत जगह लिखा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज जानते होंगे। ठीक है, तो ये टिप्पणी हमारी थी आश्रम व्यवस्था के बारे में, इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आपने अगर हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है गले से, उसके लिए सो सॉरी।
अगली बार से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो एट द लास्ट जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।